हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आज का दिन जो स्टार्ट हो रहा है, बच्चों को स्कूल वग़ैरह भेजने के बाद, काम-वाम कन जो मैं निपटा सकती थी निपटाने के बाद, और आजकल आपको पता है सर्दियों की वजह से सुस्ती इतनी होती है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। दिल ही नहीं चाह रहा होता है कंबल से निकलो, बस दिल चाहता है कि कंबल में घुसे रहो। बल्कि जब सुबह मैं बच्चों को उठाती हूँ ना इतनी सर्दी में स्कूल जाने के लिए, तो मेरा बड़ा दिल दुख रहा होता है और मेरा दिल चाहता है कि पूरी सर्दियाँ जो है ना वो बच्चों की छुट्टियाँ ही होनी चाहिए। खैर ज़ाहिर है ऐसा हो नहीं सकता, और अब जो है वो क्रिसमस की काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद अब जो बच्चों ने 1 डेढ़ हफ़्ते से स्कूल जाना शुरू किया है, तो काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है। खैर यहाँ मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पिछले दिनों आपको पता है मैंने अपने घर में मिलाद भी रखा हुआ था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने मिलाद में आने वालों को देने के लिए गिफ्ट्स बनाए थे, अस्माउल हुस्ना बनाए थे रेज़िन के, और बहुत बहुत प्यारे बने थे। और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के साथ या इसके बाद जो है वो उसका ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, और अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं और बनाने का इरादा है तो आगे मैं ट्यूटोरियल डालूँगी, तो उसको देखिए। तो यहाँ जो है वो अब मैंने सोचा कि सारी बेडिंग वग़ैरह और डुए कवर वग़ैरह सब कुछ चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बस ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो मेरा दिल घबराने लगता है, और बस मैं 1 डेढ़ हफ़्ते से ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त नहीं करती और चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने अपनी बेडिंग वग़ैरह उतार दी थी, और उसके बाद मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, ये मैंने लिया है सोडा, और सोडे के अंदर मैंने डाले हैं सेंट्स। एक जैस्मीन का डाला है और एक लैवेंडर का डाला है। ये मेरे डिफ्यूज़र के थे, डिफ्यूज़र तो ख़राब हो गया, लेकिन उसके एसेंस जो हैं वो रखे हुए थे। तो इसके अंदर चंद कतरे अपनी पसंद के हिसाब से वो डाल के उसको मिक्स करके, और उसको मैं हाथ से मैट्रेस पे स्प्रेड कर दूँगी। अच्छी तरह से उसको फैला दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दीजिए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि मैट्रेस की बहुत अच्छी और डीप क्लीनिंग हो जाती है, और सारी स्मेल्स निकल जाती हैं, और बल्कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, और काफ़ी दिन तक आपके मैट्रेस से भीनी-भीनी खुशबू आती रहती है। तो यहाँ मैंने वो छिड़कने के बाद इसको मैंने दिया रेस्ट, और इस दौरान मैंने सोचा कि बाकी जो सारे काम हैं वो कर लिए जाएँ। यहाँ मैंने थोड़े दिनों पहले अपना बेड चेंज किया था, और मैट्रेस तो वही है, बस फ्रेम वगैरह लिया था, और मैंने ऑटोमन बेड लिया है। इस वो भी अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि उसका मुझे कितना फ़ायदा हुआ है और उसको मैंने किस तरह से अरेंज किया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना हेडबोर्ड और फुटबोर्ड भी साफ़ करूँ, उसको मैंने साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैंने मैट्रेस के ऊपर भी वैक्यूम चला दिया। तो मैट्रेस बहुत माशाल्लाह साफ़ हो गया। यहाँ मुझे छोटे-छोटे से स्टेन्स नज़र आ रहे थे, आई डोंट नो किस चीज़ के थे, लेकिन मैं ये कारपेट स्टेन रिमूवर रखती हूँ, इससे कारपेट पे कोई धब्बा लगे तो फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। और इसी तरह से ये देखिए मैट्रेस पे धब्बे लगे हुए थे, इसको मैंने किया। ये ब्रश इसके साथ होता है, इसको ऑन करें, ऑन नहीं मतलब खोलें, तो क्या होता है लिक्विड जो है वो ब्रश की तरफ खुद ब खुद आ जाता है, और अगर आप रगड़ें तो वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद वाइप से साफ़ कर दें। तो बस मैंने फिर पूरे बेड पे ना ढूँढ-ढूँढ के एक छोटा-सा कतरा भी हो, कोई ज़रा-सा ड्रॉप भी हो ना, उसको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि साफ़-सुथरा मैट्रेस जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। इसको फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ना था, तो मैंने सोचा कि अपने जो नीचे सामान रखा हुआ है वो आपको दिखा भी दूँ, और ये देखें ऑटोमन बेड लेने से कितना मुझे फ़ायदा हुआ। इतना मेरा सामान आ गया है, इतने जो हैं वो डुवे सेट्स आ गए हैं, मेरी बेडशीट्स आ गई हैं, और वो कपड़े, ये सब वो कपड़े हैं जो हम या तो पहन चुके हैं, या जो रोज़मर्रा के पहनने के नहीं होते, किसी ओकेजन्स के होते हैं, कुछ हैवी कपड़े होते हैं, तो फिर वो अगर अलमारियों में रखें तो अलमारियाँ बहुत फुल हो जाती हैं। तो और पहले मैं जो हूँ उनको बेड के नीचे रखती थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बेड के नीचे या अलमारियों के ऊपर जो है वो सामान रखा जाए और वो नज़र आए, मुझे सख्त नापसंद है। तो अब ये लेने से मुझे इतना फ़ायदा हो गया है ना, और मैं बहुत खुश हूँ। तो इतना मेरा सामान इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ जो है मैंने ड्राई शीट्स ली हैं, और इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है, तो मैं अपने कपड़ों के बीच में और अपने डुए सेट्स वगैरह के बीच में रख देती हूँ। उससे ये होता है अपने कंबल में, विंटर के क्लोथ्स में, ये मेरी इस बैग के अंदर मेरी जैकेट्स रखी हुई हैं, तो उसमें ये होता है कि जब भी आप खोलें ना तो एक भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही होती है, और बहुत अच्छा लगता है।
इधर जो है ये देखें, ये मैंने वैक्यूम बैग इस्तेमाल किए हुए हैं और ये जो 2 है ना, एक ग्रे कलर का और ये प्रिंटेड, ये मेरे फुल बड़े साइज़ के किंग साइज़ के जो हैं ये कंबल हैं और इनको वैक्यूम पैक करने से इतना फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल स्लिम से हो जाते हैं और इसके ऊपर 2 ही और भी आ सकते हैं कंबल आराम से वैक्यूम पैक होके। तो मेरा बहुत सारा सामान जो अलमारी में रखा हुआ था और जगह ले रहा था और अलमारियाँ बिल्कुल फुल हो रही थी, तो फिर मैंने जो है वो इस तरह वैक्यूम पैक करके सारा सामान इसके नीचे रख दिया है, जिससे मुझे इंतहाई सैटिस्फैक्शन और सुकून मिला है। यहाँ ये डुए कवर मैंने लेके रखा हुआ था। मैं अपने डुए पे कॉटन के कवर्स नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, क्योंकि यूके में ऐसा होता है कि अंदर का डुए अलग मिलता है और उसका कवर अलग मिलता है कि आप चेंज करते रहें। साथ जो हैं वो नहीं मिल रहे होते हैं। मैं जब भी अमेरिका जाती हूँ ना, तो वहाँ से मैं 1-2 सेट ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं वो तैयार हुए हुए मिलते हैं, मतलब उनके कवर्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं, वो साथ अटैच हुए हुए होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो यहाँ के डुए कवर में ज़्यादा फ़ायदा होता है। वहाँ पर मैंने देखा है अपनी बहनों के घरों में, मैं जब गई हूँ तो वहाँ इतने उनके पास डुए कवर्स के सेट, डुएज़ के सेट होते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक तो आप नहीं चला सकते ना, हर दफ़ा नए चाहिए, कोई आ रहा है या कोई मौका है तो इतने जमा हो जाते हैं। हमें ये फ़ायदा होता है कि डुए आपका होता है, आप उस पे कवर चेंज करते रहो तो हर बार एक नया लुक आ जाता है। लेकिन एक नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना, वो कवर अलग हो जाता है ओढ़ने में और कम्फ़र्टर जो है वो अंदर से आगे पीछे हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो उसका मैंने हल ये निकाला है कि मैं कॉटन के नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि एक होती है ब्रश कॉटन, तो मैं उसके लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो डुए पे या पिलोज़ पे वो ना चिपक जाता है और फिर ये होता है कि दोनों चीज़ें जो है ना वो अलग नहीं होती हैं, या आपको रात को लेते हुए या सोते हुए परेशानी नहीं होती। तो यहाँ मैंने अपनी बेडशीट चेंज की। मेरा मैट्रेस जो है, जहाँ से मैंने स्टेन रिमूव किए थे, वो ड्राई हो गया था। तो पहले मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाया और उसके बाद मैंने बेडशीट बिछाई। बेडशीट आपको पता है कि मैं ज़्यादातर वाइट बिछाती हूँ या फिर बिल्कुल लाइट ग्रे। वो बिछाया और उसके बाद मैंने पिलोज़ कवर और कम्फर्टर कवर चेंज किए और इनके ऊपर मैंने क्रीज़ रिमूवर कर दिया। पहले मैं इस्त्री करती थी और फिर उसको जो है वो चढ़ाती थी, तो बहुत टाइम लगता था और इस्त्री करना मुझे इंतहाई नापसंदीदा काम लगता है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि क्रीज़ रिमूवर बहुत अच्छा काम करता है। क्रीज़ भी रिमूव हो जाती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है और काफ़ी दिन तक आती रहती है। अभी मेरा डुए कवर नया तो था, लेकिन ये है कि आपको पता है, नए के भी फ़ोल्डिंग्स की लाइन्स होती हैं, वो भी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। धुले हुए में तो अगर हो तो वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत रिंकल्स आ जाती हैं। लेकिन इसमें भी फ़ोल्डिंग की लाइन्स थी, तो यहाँ पर भी मैंने क्रीज़ रिमूवर स्प्रे किया और उसको अच्छी तरह से हाथ से कर दिया, तो वो बिल्कुल सेट हो जाता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिंकल के लिए इस्तेमाल करें, इसको किसी भी फैब्रिक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस फिर मैं इसको अपने हेडबोर्ड पे भी स्प्रे कर देती हूँ, कुशन्स पे, पिलोज़ पे भी कर देती हूँ, कर्टन्स पे भी कर देती हूँ, सोफ़े पे भी कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि पूरे कमरे में इतनी प्यारी और भीनी खुशबू आती है और तकरीबन 1-2 दिन तक रहती है। तो ये सब मैंने सेट कर लिया, अपना बेड मेरा साफ़ हो गया और नया-नया कवर बिछा लिया, सब इतना अच्छा लग रहा था साफ़-सुथरा। फिर मैंने अपनी साइड टेबलें वग़ैरह साफ़ की, क्योंकि मेरी ब्लैक हैं और उस पे आपको पता है इतना जल्दी ज़रा-सा भी कुछ डस्ट हो या कोई स्टेन लग जाए, जैसे रात को आप कप वप रखते हैं कॉफ़ी पी के या दूध पी के, तो उसके धब्बे लग जाएँ, कुछ हो जाए तो फ़ौरन नज़र आते हैं। वो सब मैंने साफ़ किया। जबकि लोग कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में डस्ट नहीं आती है और सफाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है। हाँ, डस्ट नहीं आती है, जैसे पाकिस्तान में डस्टी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अजीब-सा एक रुआँ-सा आता है और वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है और बहुत बुरा लगता है। तो ख़ैर, मैंने साइड टेबल वग़ैरह साफ़ की और अब मैं ये अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी और ये भी चूँकि ब्लैक है, तो उसपे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चलती हैं और सफाई मुझे बहुत ज़्यादा अक्सर करनी पड़ जाती है। यहाँ मेरा अपनी इस ड्रेसिंग टेबल से जो है ना, वो दिल सा भर गया। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा चेंज करूँ, क्योंकि मेरे जो मैंने बेड है और जो कारपेट्स हैं, कर्टन्स, वो सब ज़रा लाइट से कलर के हैं, ग्रे से हैं और उसमें अब ये ब्लैक ना मुझे अच्छा नहीं लगता और काफ़ी अरसे से है, तो मेरा दिल भी भर गया। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि इसको चेंज करूँ, कोई नया सा थोड़ा-सी नया लुक दूँ और थोड़ा लाइट कलर्स पे जाऊँ। तो देखें कब होता है ये काम और मैं कब तक कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी है, वैसे ये बात तो है, इतनी कैपेसिटी है, इसमें बहुत सामान आया हुआ है। तो अब दूसरा लेने के लिए या तो मैं इतनी ही कैपेसिटी वाली कोई चीज़ लूँ कि उसमें ये सारा सामान उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर मुझे ये होता है कि मुझे सोचना पड़ जाता है कि अगर मैं इतनी कैपेसिटी वाली कोई चीज़ नहीं ले रही हूँ, तो फिर ये सामान किधर जाएगा? तो वो सब सेटिंग बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है।
तो यहाँ फिर मैंने अपना फ़र्नीचर वगैरह साफ़ किया और उसके बाद ये शीशे जो हैं ये अच्छे तो बहुत लगते हैं, कमरे में एक बड़ा-सा लुक आता है, लेकिन इस पे फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो बस मैंने कहा ये भी लगे हाथों में साफ़ कर लूँ और शीशे बड़े हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन भी सफाई का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। फिर जो आखिरी काम जो था वो था वैक्यूम, और यहाँ मैंने किया वैक्यूम और यहाँ मेरा हो गया कमरा बिल्कुल साफ़। ये देखें, जब कमरा साफ़ हो जाता है ना तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये होता है ना कि अब मेरा कमरा साफ़ है, ऊपर का पोर्शन साफ़ है, मैं नीचे जाके आराम से काम कर लेती हूँ। मेरे ज़हन में होता है कि जब मैं थक के ऊपर जाऊँगी ना, तो मेरा कमरा जो है ना साफ़-सुथरा और खुशबुएँ आ रही होंगी। अब जनाब ऊपर के मैंने निपटा दिए थे अपने काम, और मैं चेंज करके नमाज़ वमाज़ पढ़ के और मैं आ गई थी नीचे। और नीचे अब मैंने आके सोचा कि ज़रा खाने की तैयारी शुरू की जाए। तो ये मैंने चिकन के पीस लिए हैं, बड़ा एक फ़िलेट लिया था, ब्रेस्ट पीस, और उसके मैंने 4-6 पीस करके छोटे-छोटे पीस में काट कर उसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। पानी में बॉयल करूँगी और उसमें जैसे सभी करते हैं उसमें नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ स्टफ़्ड बन है, चिकन स्टफ़्ड बन है, बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा वो बना लूँ, तो उसके लिए चिकन चाहिए होती है, तो पहले ये उबालने को रखी जाएगी, और साथ ही मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार सा मीठा, यानी कि शाही सेवइयाँ, और बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत डिफरेंट सी हैं। ज़रूर देखते रहिएगा आखिर तक। चिकन यहाँ मैंने चढ़ा दी थी, और साथ के साथ मैं बर्तन धोती जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बर्तन हो जाते हैं। बर्तनों में एक तो बड़ी बरकत होती है, बर्तन जितने भी धो ख़त्म ही नहीं होते, और बर्तन धो धो के मुझे तो अब लगने लगा है, मासी वाली फीलिंग आने लगी है। हर वक्त बर्तन ही धुलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, घर है, बार है, बच्चे हैं, तो फिर ये सब काम तो चलते रहते हैं, और अल्लाह पाक बच्चे रखे, सलामत रखे, घर गृहस्थी रखे, और सेहत तंदुरुस्ती दे, हाथ पैर सलामत रहें, तो इंसान अपने काम करता ही रहता है। यहाँ मैंने शुरू कर दिया है सबसे पहले मीठा बनाना, और यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो देसी घी डाला है, मर्ज़ी है आपकी, आप मक्खन डाल लें। और उसके बाद मैंने ली हैं सेवइयाँ, और उसका पैकेट में ही अच्छी तरह से चूरा कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह से चूरा करने के बाद वो उस तेल में आप इसको डाल के और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। बिल्कुल हल्की आँच रखनी है, क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो बहुत डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं करना है, बस भूनना है हल्के-हल्के। बिल्कुल हल्की आँच रखें। उसको भूनने के बाद इसके अंदर मैंने कैस्टर शुगर डाली है। ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून लिए थे, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आँच बिल्कुल स्लो रखेंगे फ्लेम, ताकि ये चीनी जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, और साथ-साथ इसको चलाते रहेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने एक पैन में दूध ले लिया है। दूध तकरीबन मैंने शायद 1 किलो लिया होगा, मैंने अंदाज़े से लिया था, और उसके अंदर अब बनेगा कस्टर्ड। वो उधर उबलने के लिए रख दिया है, और इधर मैं साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी देर में जो है वो चमचा चलाती जा रही हूँ, ताकि सेवइयाँ एक जगह से कहीं से डार्क ऐसी ना हो जाएँ और मिक्स होती रहें। इसके बाद मैंने लिया है पाउडर मिल्क, और ये भी तकरीबन मैंने 3 ही टेबलस्पून लिया है। वो भी अच्छी तरह से डाल दें, और ये पाउडर मिल्क डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने नीडो का दूध लिया है। इधर दूध जो है वो उसमें आ गया था उबाल, और अब मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड। जैसे कस्टर्ड बनता है ठंडे दूध में, थोड़ा-सा आप कस्टर्ड डाल दें, और अभी मैंने आधा आधा कप या उससे थोड़ा कम दूध लिया था, उसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ही मैंगो कस्टर्ड डाला था। लेकिन ये मैं डालती जा रही थी और मिक्स करती जा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली है, तो फिर मैंने आधे से कम कप दूध में 2 से 3 ही टेबलस्पून और कस्टर्ड डाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो-स्लो, बिल्कुल इसकी भी हीट बिल्कुल स्लो रखें, और इसको मिक्स करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड डालें। यहाँ मेरे पास रखा हुआ था कंडेंस मिल्क खुला हुआ, तो मैंने कहा इसको डाल दूँ। वैसे कंडेंस मिल्क ही डालना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि बस थोड़ा-सा ही था, तो मैंने वो डाल दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगा। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा था, तो उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी के डाल दिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको मीठा ज़्यादा या कम पसंद है, उस हिसाब से आप चीनी डालें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस शाही सेवइयों के लिए हमें कितना गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए? ये देखें, इसकी 2 निशानी है। एक तो ये कि जब आप इसमें चमचा डालें तो कस्टर्ड जो है वो चमचे पे इस तरह से
चिपक जाए और जब आप उंगली फेरें तो बिल्कुल बीच से सेपरेट हो जाए। ये देखें सेपरेट लाइन बन गई, दोबारा से वो आकर नहीं मिला। तो ये इसकी निशानी है कि कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब हमें सारे काम गरम गरम ही करना है, क्योंकि अगर कस्टर्ड आपने छोड़ दिया तो उसके उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, तो उससे फिर कस्टर्ड जो है वो सही नहीं रहता, सेट हो जाता है। यहाँ मैंने तकरीबन 75% जो है वो सेवइयाँ लेके नीचे बिछा दी हैं अच्छी तरह से, एक लेयर। और उसके बाद किसी भी हार्ड चीज़ से, जैसे मैं यहाँ ग्लास से कर रही हूँ, उसको दबा दबा के अच्छी तरह से प्रेस कर दें, ताकि ये जो है ना वो एक लेयर अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ ये मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ सारे कॉर्नर से, और इसके बाद इसके अंदर डलेगा कस्टर्ड। अब ये लेयर तो बन गई है, अब हम जल्दी से गर्म ही कस्टर्ड डालेंगे, ताकि कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर ना आ जाए, जिससे कस्टर्ड सेट हो जाए। यहाँ अब आप कस्टर्ड की लेयर बिछा दें, डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा कस्टर्ड ना डालें, लेकिन अच्छी खासी थिक लेयर जो है वो कस्टर्ड की डाल दें। यहाँ ये गरम गरम कस्टर्ड भी डाल दिया है, और इसके बाद डलेगा जो 25% मैंने सेवइयाँ बचा के रखी थी, वो डाल दें। बस सेवइयाँ की लेयर इतनी होनी चाहिए कि कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। यहाँ मैंने कस्टर्ड को अच्छी तरह से सेवइयों की जो एक लेयर थी, पतली सी लेयर डाल के कस्टर्ड को ढक दिया, और उसके बाद आप इसको ड्राई फ्रूट से अच्छी तरह से गार्निश कर दें, और एक पूरी इसकी भी लेयर डाल दें। मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम और पिस्ते लिए हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, और काजू भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है। यहाँ ये पूरी लेयर हो गई, और ये इंतहाई मज़े का बना था। हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो तब इसको सर्व किया जाएगा। ये डालने के बाद अब मैं इसको क्लिंग फॉइल से ढक दूँगी, और उससे पहले मैं एक बड़े से स्पून से मैंने ज़रा इसको अच्छी तरह से दबा दिया है, ताकि ड्राई फ्रूट भी ज़रा अच्छी तरह से इसमें फ़िक्स हो जाएँ। अब मैं इसको क्लिंग फॉइल से ढक दूँगी, और इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि अब ये 2-3 घंटे फ्रिज में रहेगा, ठंडा हो जाएगा, और अब हम इसको खाने के बाद इंशाल्लाह खाएँगे। अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं स्टफ़्ड बन्स की। यहाँ मैंने 2 कप लिया है मैदा, आम फ्लावर जो होता है। इसके अंदर मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून डाला है यीस्ट पाउडर, और इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वो दोनों अलग कर लें, और इसके बाद एक अलहदा से बाउल में 1 अंडा लें, और उसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून चीनी जाएगी, और हाफ़ टी स्पून जो है उसमें नमक जाएगा, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि चीनी आपकी इस एग में डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो अब मैं इसको मैदा और यीस्ट जो मैंने डाला था उसको मिक्स करेंगे, और उसके अंदर ये एग का बैटर हम शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद में ऑयल डालेगा। ऑयल तकरीबन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून लिया है। ऑयल डालेंगे, और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद अब हम इसको गूँदेंगे, और गूँदने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा लूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और उससे हम इसको गूँदेंगे। अच्छा, गूँदना बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो यहाँ मैं इसको गूँदूँगी, और गूँदने के बाद मैंने इसमें अच्छी तरह से लगाई मुक्कियाँ, और उसके बाद इसको हम रख देंगे किसी गर्म जगह पे, मतलब माइक्रोवेव में रख दें ढक के, या ओवन में रख दें, बंद ओवन में, या किसी ऐसी जगह पे रख दें तब जहाँ थोड़ी सी गर्माई हो। तेल इसके ऊपर लगाकर, और उसको इसको भी क्लिंग फॉइल से ढककर, और इसको मैं रख दूँगी अपने माइक्रोवेव के अंदर। तो अब ये 2 घंटे, 1.5 घंटा जो है वो रहेगा, तो उससे ये होगा, ये थोड़ा-सा राइज़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपने बन्स बनाएँगे। तो यहाँ इसको मैंने कर दिया है कवर, और अब मैं रख दूँगी इसको माइक्रोवेव में। इतने हम तैयार करते हैं इसकी स्टफ़िंग। स्टफ़िंग के लिए मैंने अभी आपके सामने चिकन उबाली थी, और उसको मैंने उबाल के श्रेड कर लिया है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है ऑयल, और अब मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया, और उसको चॉप कर लिया, जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं। उसको ज़रा सा कलर चेंज होने के बाद उसके अंदर मैंने हाफ़ जो है वो शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। इसको भी अच्छी तरह से सौते करेंगे, अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करेंगे, और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल। ये तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल है, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसमें से खुशबू सी आने लगे। हल्की आंच पे करना है, और ये बिल्कुल भी ना जले। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये लगभग ये उस तरह का बैटर तैयार होगा जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में शेयर किया है, जैसे मैं पेटीज़ की स्टफ़िंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
ये जब भुन जाएगा तो उसके बाद श्रेड की हुई चिकन डलेगी, उसके बाद 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला हो तो वो डाल दें या तिक्का बोटी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है पेटीज़ के बैटर से कि इसमें डलता है टोमेटो प्यूरी। वो तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपको लगे कि ये ज़रा ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इस पॉइंट पे भी दूध ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और ये बैटर हमारा हो गया है तैयार। अब इसको हम अपने प्लेट में निकाल के उसको ठंडा होने देंगे। यहाँ तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया था और ये देखिए मेरा बैटर जो है, जो मेरे डो है वो अच्छी खासी फूल गई थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब मैं मैदा जो है वो छड़क कर और इसको अच्छी तरह से थोड़ा-सा गूँध सा लूँगी। थोड़ा-सा प्रॉपर शेप कर लूँगी और उसके बाद इसका एक बड़ा-सा पेड़ा बना लूँगी और ये एक बड़ा-सा पेड़ा बना लिया है। अब पेड़ा बनाकर आप इसको बराबर हिस्सों में काट लें। मर्ज़ी है 4 हिस्सों में काटें, मर्ज़ी है 8 हिस्सों में काट लें। पहले मैंने उसको 8 हिस्सों में निशान लगाया कि 8 इसके पोर्शन बन जाएँ, उसको उसी तरह से काटा। लेकिन जब मैं पेड़े बनाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं और जब हम स्टफ़िंग करेंगे तो शायद ये नहीं संभाल पाए या तो फट जाए या फिर वो नहीं संभाल पाएगा। तो फिर मैंने काटे तो 8 पोर्शंस थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 4 कर दिए, यानी कि 2 मिलाकर एक बड़ा-सा पेड़ा बना दिया। तो इस तरह मेरे 4 बने और अच्छे खासे बड़े और फिलिंग होते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी होती है और एट द सेम टाइम बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ ये देखिए मैंने 8 पीस काटे, लेकिन जब मैंने पेड़ा बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत छोटे हैं। तो बस फिर मैंने 2 पोर्शंस मिला के एक पेड़ा बनाना शुरू कर दिया था। अब इस तरह मैं चारों पेड़े अपने तैयार कर लूँगी। पहले हम चारों पेड़े बना लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर स्टफ़िंग करेंगे। स्टफ़िंग करने का तरीका ये है कि आप देखें, अब ये इस तरह मेरे चारों जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें स्टफ़िंग इस तरह से करूँगी कि मैं इसको जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा या पतला नहीं करना है। पहले मैंने किनारों से थोड़ा पतला किया और उसके बाद मैं इसको बेलन से थोड़ा-सा बेल लूँगी। अच्छा, स्टफ़िंग जो है वो इतनी भरें कि ना तो बहुत ज़्यादा हो कि जब आप इसको बंद करना चाहें तो बंद ना हो, और ना इतनी कम हो कि जब जो है वो बन के तैयार हों और उसके अंदर जब आप खाने लगें तो पता ही ना चले कि अंदर स्टफ़िंग हुई हुई है। तो यहाँ मैंने स्टफ़िंग भरी और इस तरह से देखें इसके किनारों को आप प्लीट्स की तरह उठाते जाएंगे और बंद करते जाएंगे, और उसके बाद ऊपर से आप या तो उसको गोल घुमा के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लें या फिर उसी के अंदर दबा के और पेड़ा बना लें। इस तरह ये देखिए ये बड़ा सा एक पेड़ा तैयार हो गया। इस तरह मैंने ये चारों पेड़े तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर जो है वो मैं एग वॉश लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सुनहरी सा ऊपर से सुनहरी सा लुक आएगा। ये चारों बंस पे एग लगाने के बाद यहाँ मैंने सेसमी सीड्स जो होते हैं तिल, उनको छिड़का है और उसके बाद थोड़ा सा मैंने कलौंजी छिड़क दी है। और बस इसको अब आप ओवन में रख दीजिए 180 डिग्री पे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रख दें, और फिर ये इंशाल्लाह इंतहाई मज़े के फूल के बड़े बड़े तैयार हो जाएंगे। ये देखें इंतहाई अच्छे और फूले हुए और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। ये है बन का और मीठे का फ़ाइनल लुक। आप भी ज़रूर ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा पूरा व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।